एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे एक मोटिवेशनल थ्योरी जिसको दिया था विक्टर ब्रूम ने। तो विक्टर ब्रूम जो थे, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही इनकी डेथ हुई है, जुलाई 26, 2023 में। तो जो विक्टर ब्रूम थे ये कनाडियन साइकोलॉजिस्ट थे और बिजनेस स्कूल प्रोफेसर भी थे येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। इन्होंने एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी में ये बताना चाहते थे, और ये बिजनेस से रिलेटेड है कि जब एम्प्लॉयज़ जैसे होते हैं, वैसे तो ये हम रियल लाइफ में भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली इनका फोकस ये था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन उनके अंदर कब आती है और कब नहीं होती है। वो कोई भी काम करने के लिए जो उनके बॉस के द्वारा दिया गया है, वो व्हेन दे आर मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क और व्हेन दे आर नॉट मोटिवेटेड, और किस तरीके से हम इस थ्योरी को यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने वर्क कल्चर में मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो हमारे आउटकम्स हैं वो और बेटर आए। तो ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है इन्होंने दी थी टू मोटिवेट दी वर्क फोर्स, या हम जनरल लाइफ में भी अपने आप में भी ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं कि व्हेन एवर वी आर मोटिवेटेड तो हमारे पे ये चीज़ें अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो ये थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कहते हैं मोटिवेशन बेस्ड है। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसके ऊपर ही मोटिवेशन बेस्ड है, ये इनका कहना था। दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज नोन एज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशंस की बात बताई गई है जो हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे कि वो इक्वेशन है क्या। वो एक्चुअली बहुत सिंपल इक्वेशन है, बट जब हम उससे शुरू करते हैं ना तब हमें कन्फ्यूजिंग लगता है। तो वी विल गो टू इट एट द लास्ट। तो पहले हम थ्योरी को समझेंगे कि ये है क्या। तो देखो, इस थ्योरी का मेन क्रक्स तो ये है कि पर्सन एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली रिलेट टू देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन। मतलब वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मोटिवेशन कितनी है। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो हमारी एक्सपेक्टेशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन डिपेंड करता है, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एंड पर्सन मोटिवेशन इज डिफरेंटली टाइड टू एन एक्सपेक्टेड आउटकम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड लेबर। कि वो जो काम करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है तो इसमें बात कर रहे हैं वर्कफोर्स की, कि जो वो काम करते हैं, जितना लेबर वो लगाते हैं, जितना एफर्ट वो लगाते हैं अपने काम में, जितनी मेहनत वो लगाते हैं, उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ना, कि क्या आउटकम होगा उसका, उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितने मोटिवेटेड है उसको काम करने के लिए। एक डायरेक्ट रिलेशन है, कह रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एक्सपेक्टेशन से। हमारी एक्सपेक्टेशंस जैसी होंगी उसी हिसाब से हमारे अंदर मोटिवेशन भी होगी उस काम को करने के लिए। तो ये इसका बेस है थ्योरी का। अब ये थ्योरी में तीन चीज़ें इन्होंने बोली हैं, एक है वेलेंस, एक है एक्सपेक्टेंसी, एक है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ये तीन कंपोनेंट मिल के बनाते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और इन्हीं तीनों को हमने समझना है। और ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें ही इन पे तीनों पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए या नहीं है। मतलब हमारी पूरी की पूरी मोटिवेशन इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये तीनों फैक्टर्स क्या होते हैं? एक होता है वेलेंस। वेलेंस यानी वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेसेस ऑन द पोटेंशियल आउटकम, कि आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसकी वैल्यू आपके अंदर कितनी है। ठीक है। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसे। द लाइकलीहुड दैट योर एफर्ट इज सीन इन योर परफॉर्मेंस बोथ बाय यू एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर्स। तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड का मतलब ये है कि सपोज आप एज अ टीचर आप एक स्टूडेंट को बोलते हो कि मैंने ये कल जो है टेस्ट लूँगी आप सबका, आप पढ़ के आना, और जो मैं टेस्ट लूँगी उसके रिवॉर्ड में, यानी कि जो उसमें बहुत अच्छा करेगा उसके लिए मैं क्लास में खड़े होकर तालियां बजवाऊंगी, और उसकी बहुत तारीफ होगी, अप्रिशिएशन मिलेगी उसको सारे बच्चे तालियां बजाएंगे जो फर्स्ट आएगा टेस्ट में। ठीक है। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस चीज़ का वेलेंस बहुत ज़्यादा होता है। वेलेंस का मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे क्लास में खड़ा करके तालियां बजवाई जाएंगी सबके सामने। तो जो रिवॉर्ड है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस तालियों को सुनने के लिए, उस जगह पे खड़े होने के लिए वो बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं अगले दिन, और टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए तालियां बजवाना या सबके बीच में खड़ा होकर प्रेज सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए इस रिवॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जो बैक बेंचर्स होते हैं या जो बच्चे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई तालियां नहीं बजवानी, वी डोंट केयर,
तो उनके अंदर टेस्ट को प्रिपेयर करने की मोटिवेशन बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे ये आ गया वैलेंस कि आपके अंदर जो रिवॉर्ड की वैल्यू है ना वो कितनी ज़्यादा और कितनी कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट लगाओगे अपनी परफॉर्मेंस पे। करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? एक्सपेक्टेंसी। ये है इंडिविजुअल्स बिलीव दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस और आउटकम। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। द बिलीव दैट योर इंक्रीज परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी की बात है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब, जैसे सेम एग्जांपल है, एक टीचर ने बोला कि कल मैं टेस्ट लूंगी और मैं देखूंगी कौन सबसे अच्छे मार्क्स लेके आता है। अगर बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैम मेरे लिए तालियां बजवाएंगी, टीचर कुछ बोल नहीं रही है, जैसे उनको एक्सपेक्टेशन है कि जब भी हम फर्स्ट आते हैं ये वाली मैम हमारे लिए कुछ ना कुछ करती है, तो ये पक्का हमारे को प्रेज़ करेगी, सबके सामने हमें खड़ा करके तालियां बजवाएगी। अगर एक्सपेक्टेशन होगी तो आप लोग जो बच्चे होंगे वो उसमें टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए बड़े मोटिवेटेड होंगे, वो पढ़ के आएंगे। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, मैम को पसंद तो आता नहीं, जितना भी अच्छा कर लो वो गलतियाँ ही निकाल देती हैं, वो हमेशा नंबर काटती हैं, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है कि कभी किसी के नंबर आते ही नहीं, तो एक्सपेक्टेंसी ही नहीं है तो कोई मोटिवेटेड नहीं होगा उसको करने के लिए। तो यहाँ पे जब तक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेंसी नहीं है तब तक कोई मोटिवेशन नहीं है उसको करने के लिए। तीसरी चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। द परसेप्शन दैट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल लीड टू अ डिजायर्ड आउटकम और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड गोल्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको। द लेवल ऑफ अपील और डिज़ायर यू फील टुवर्ड्स योर डिज़ायर्ड आउटकम और रिवॉर्ड। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब ये हो गया कि ठीक है, आपको पता है कि आप एफर्ट लगाओगे तो आपके पास, आपको पता है कि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो उसकी बहुत वैल्यू है, आपके अंदर वेलेंस भी है, आपके अंदर एक्सपेक्टेंसी भी है, आपको पता है रिवॉर्ड मिलने वाला है, हाँ वो रिवॉर्ड बहुत वैल्यूएबल होता है। लेकिन फ़िलहाल आप कहते हो कि नहीं, अभी मेरा फोकस जो है वो रिवॉर्ड पे नहीं है, मुझे ये क्लास में तालियां बजवाना या ये सब से कोई मतलब नहीं है, मेरा फोकस है कि मुझे लास्ट में जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मुझे उस पर फोकस करना है। तो मेरे पास घर में और भी काम है जो मुझे पहले से, मैंने अपना टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर रखा है, और आज का मेरा शेड्यूल ये था कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं क्योंकि मुझे आगे के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने अपना शेड्यूल पहले से बना रखा है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कल तालियां बजेंगी क्लास में, मैम बहुत प्रेज़ करेगी और ये बहुत अच्छी बात भी है, प्रेज़ करना चाहिए, बट मेरे लिए वो रिवॉर्ड उस टाइम इतना इंस्ट्रूमेंटल नहीं है जितना मेरा फाइनल गोल है। मतलब मेरा फोकस अभी कहीं और है, मुझे कुछ और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। कि मतलब क्या है कि परसेप्शन दैट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल लीड टू अ डिजायर्ड आउटकम और रिवॉर्ड। आपको पता है कि परफॉर्मेंस करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। द लेवल ऑफ अपील और डिज़ायर यू फील टूवर्ड्स योर, कितने अपीलिंग है, मतलब आपके लिए कितना अपीलिंग है, आपको पता है बहुत वैल्यूएबल रिवॉर्ड है, पर उस टाइम आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो रिवॉर्ड है या कोई और चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर वैलेंस कम होगा, रिवॉर्ड की वैल्यू कम होगी तो भी मोटिवेशन नहीं होगी। एक्सपेक्टेंसी कम होगी, यानी कि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कुछ मिलने वाला है, जितना मर्जी कर लो नंबर तो मिलते नहीं, तो भी मोटिवेशन कम होगी। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी कम होगी, यानी कि आपका फोकस ही कहीं और है, आपको अभी वो चीज़ चाहिए ही नहीं जो मिल रही है, तो भी मोटिवेशन कम होगी। उल्टा करें, अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है किसी रिवॉर्ड की, आपको बहुत वैल्यूएबल है वो रिवॉर्ड, तो आप वो मोटिवेटेड होगे करने के लिए। एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इस टेस्ट में करने से मैम सच में बहुत तारीफ़ करेंगी, बहुत तालियां बजेंगी, मेरे को असेंबली में बुलाया जाएगा, बहुत एक्सपेक्टेंसी है, तो भी मोटिवेशन ज़्यादा होगी। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ यही, मुझे तो यही चाहिए, मेरा तो मेन मकसद ही यही है कि मुझे यही चाहिए, और वो मिलेगा भी, तो भी मोटिवेशन ज़्यादा होगी। तो ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं कि तीनों में से एक भी चीज़ कम होती है या ज़्यादा होती है तो मोटिवेशन लेवल पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आउटकम। वेलेंस को बता रहे हैं कि वेलेंस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ आउटकम, हाउ बैड समवन वांट समथिंग, कि कितना आपको चाहिए कोई चीज़। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, देखो पहली चीज़ है सब्जेक्टिव वैल्यू, आपकी खुद की सब्जेक्टिव वैल्यू कितनी है। क्लास में सारे बच्चे हैं लेकिन सबके लिए तो वैल्यूएबल नहीं है ना तालियां बजवाना, किसी किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो किसी के लिए तो वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, किसी के लिए नहीं है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि एक होता है इंट्रिंसिकली आप अंदर से हो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कि आपको तो करना ही है, जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी टेस्ट होगा आपने फर्स्ट ही आना है,
जैसे कुछ टॉपर्स होते हैं ना, वो किसी को आगे नहीं आने देते, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। और एक्सट्रिंसिक होता है एक्सटर्नल फैक्टर कि भाई मुझे बाहर से कुछ मिल रहा है इसलिए मुझे फर्स्ट आना है, मेरे लिए तालियां बज रही है इसलिए मुझे फर्स्ट आना है, ना कि मुझे आगे रहना है इसलिए फर्स्ट आना है। तो डिपेंड्स कि आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड है पर्सनल प्रेफरेंस। इसमें क्या आ जाता है कि दैट नीड्स इन्फ्लुएंस द परसीव वैल्यू ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, आपका जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपके लिए कितना प्रेफरेबल है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। तो उससे आप डिसाइड करते हो कि आपको कोई रिवॉर्ड कितना चाहिए, हाउ बैड यू वांट समथिंग। फिर आती है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी एक बिलीफ होता है कि हाँ भाई कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा भी, या फिर उल्टा हो सकता है कि बिलीफ है ही नहीं कि कुछ करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, नंबर तो देगी नहीं, ये सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। तो सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़रूरी है इसमें। सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने खुद पे बिलीफ होना, अपनी एबिलिटी पे, अपने स्किल पे, कि मुझे पता है मैं अच्छा कर लूँगा। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं कि टीचर बोल रही है, मुझे पता है मैं अच्छा कर लूँगा, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर लूँगा तो मैं अच्छा ही करूँगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। प्रायर एक्सपीरियंस, आपका पुराना पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, सक्सेस रहा, फेलियर रहा, उस पर डिपेंड करता है कि पिछली बार भी ऐसा कहा था लेकिन कुछ किया तो नहीं, या पिछली बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका तो आपको इस बार भी एक्सपेक्टेड है। परसीव डिफिकल्टी का मतलब आपको जो टास्क मिला है वह कितना डिफिकल्ट लगता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा तो भी आप कहोगे कि हो नहीं पाएगा, मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है, उस लेवल तक जा ही नहीं पाएगा। इजी टास्क होगा तो आप फिर भी कहोगे कि हाँ हो सकता है, उस लेवल तक हम जा सकते हैं, जो आउटकम चाहिए वो लाया जा सकता है। तो डिफ़िकल्टी कितनी है उस पर एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, द लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम। तो अब आपको जो एक्चुअली में रिवॉर्ड दिया जा रहा है उस पर देखो डिपेंड करता है कि परसीव कंटीजेंसी क्या है। मतलब इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द कंटीजेंसी बिटवीन परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड आउटकम, कि जो परफॉर्मेंस है उसका डिजायर्ड आउटकम जो मिलेगा उसके बीच में क्या कंटीजेंसीज है, क्या गड़बड़ हो सकती है या क्या चीज़ चेंज हो सकती है, कल को हो सकता है कुछ बदल जाए ना मिले तो, या फिर हो सकता है कि जो मिल रहा है वो चीज़ मेरे काम ना आए तो। देयर कैन बी सर्टेन कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी होता है कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो जाता है या अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सडनली कुछ हो जाए जिसका पहले से आपको पता नहीं है, बहुत सारी कंटीजेंसीज हो सकती हैं। दूसरी चीज़ आती है ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, के एम्प्लॉयज ट्रस्ट इन द फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको अगर पूरा ट्रस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में आपके भले के लिए ही कर रही है तो आप उस चीज़ के लिए एग्री होगे। लेकिन आपको लगेगा कि ये फालतू के रिवॉर्ड देते रहते हैं, उससे कोई भला नहीं होगा, इससे अच्छा तो मेरा जो मेन फोकस है मैं उस पर ध्यान दूँ। तो इवन जो टीचर क्लास में जो फालतू के टेस्ट लेते रहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे मेन अपना बोर्ड्स पे फोकस करना है, तो वो चीज़ भी हो गई। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रिवॉर्ड, क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट द कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, कि आपको अगर ट्रांसपेरेंटली बताया जा रहा है कि आपकी ये वाली चीज़ जो है ये आपके बहुत काम आएगी आगे, और एक्चुअली में इसलिए ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि आप ऐसे करते हो, जो आपका स्किल है या आपका जो तरीका है करने का, इस चीज़ को आप करके रखो तो आप आगे बहुत आगे जाओगे। तो वो टीचर है वो अगर एक्चुअली में बताती है या ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल फेयर है अपने काम में और बताती है कि मैंने इसको क्यों अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, यही वाले राइटिंग स्किल्स आपके आगे भी काम आएंगे और इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा नंबर दिए हैं। तो एक्चुअली में हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली बताया जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ कि वो जो फीडबैक मुझे मिलेगा या वो जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी हुई है उससे मुझे आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मैं हो सकता है मैं प्रैक्टिस करने के लिए अपना यहाँ पे भी टेस्ट दूँ डेली क्लास में, ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे और साथ साथ मुझे इंप्रूवमेंट के भी चांसेस मिले ताकि मेरा फाइनल गोल रीच हो। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और कंटिजेंसी को किस तरह आप कंसीडर करते हो कि बीच में क्या चीज़ ऑड इवन हो सकती है जिसमें फ़र्क आ सकता है आपके परफॉर्मेंस में। तो अगर हम इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को अप्लाई करें तो मैंने जैसे आपको बोला था इसकी एक इक्वेशन दी हुई है, तो वो इक्वेशन ये है, मोटिवेशनल फोर्स इक्वल टू वेलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मतलब तीनों चीज़ें होंगी तभी मोटिवेशन हाई होगी, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा। एक चीज़ भी लो हुई तो दिस विल गो लो, तीनों में से कोई भी चीज़ लो होती है तो ये लो हो जाएगा। और अगर मान लो जीरो हो जाती है कोई चीज़, मान लो एक्सपेक्टेंसी है ही नहीं, उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कुछ मिलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन जीरो हो जाएगी। कोई भी तीनों में से चीज़ जीरो होती है तो मोटिवेशन जीरो हो जाएगी। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जो बता रही है कि मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो यहाँ पे गोल सेटिंग करने के लिए बोला गया है कि सेट क्लियर गोल्स एंड अचीवेबल गोल्स, ताकि आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़े। क्लियर गोल्स होने चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ये किसके लिए बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो अथॉरिटी फिगर है, जो बॉस है, जो टीचर है, उसके लिए कि उनको क्या करना है कि लोगों में मोटिवेशन बढ़े।
तो एक तो गोल सेटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो कराया जा रहा है उसका गोल क्या है, क्यों कराया जा रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दो, उनकी स्किल डेवलप करो, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। फिर रिवॉर्ड सिस्टम कि इंश्योर करो कि उनको रिवॉर्ड मिले, जो उनकी परफॉर्मेंस है ना उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिले। छोटे मोटे रिवॉर्ड देके उनको, जैसे कहते हैं ना आप लॉलीपॉप देके खुश कर रहे हो, वो चीज़ नहीं, छोटे मोटे रिवॉर्ड देके नहीं, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे रिवॉर्ड दो। तो लिमिटेशंस इसकी क्या है इस थ्योरी की, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन्वॉल्व्स मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर। तो इसमें क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं तो कई बार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि तीनों चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करें। इंडिविजुअल डिफरेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों की परसेप्शन, प्रेफरेंस, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है थ्योरी में। और सिचुएशनल फैक्टर्स कह रहे हैं कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो आपस के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि तीनों जो वेरिएबल्स हैं इसमें, एक्सपेक्टेंसी, वेलेंस और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, सिचुएशनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। कई बार मजबूरी हो सकती है कई लोगों की कि उनको उस टाइम पे वो बहुत वैल्यूएबल लग रही है चीज़, ये वैल्यूएबल नहीं लग रही। अब जैसे कहीं किसी कंपनी में कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, मॉनेटरी रिवॉर्ड मिल रहा है कि जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा उसको इस बारी 50,000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। अब किसी के घर में बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसको पैसे चाहिए, तो वो पूरी कोशिश करेगा उसको करने के लिए, बेशक वो मोटिवेटेड हो या ना हो। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस या सिचुएशनल फैक्टर भी हो सकता है। कंक्लूजन और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में बोल रहे हैं कि आपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज़ बनाना, किस तरीके से मोटिवेशन करी जा सकती है। एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देके, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आप उनके अंदर एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हो, और सही टाइप के रिवॉर्ड्स उनको देके उनको आप और मोटिवेट कर सकते हो। तो ये आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, एंड दिस इज़ फिनिश हियर। ये आपकी, तो ये थी विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो ये बताती है कि वर्क प्लेस पे या किसी को भी अगर किसी काम के लिए मोटिवेट करना है तो हमें उनमें किन चीज़ों का, किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, और इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम एक्चुअली इंक्रीज़ करें किसी काम में तो मोटिवेशन लेवल अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है उस काम को करने के लिए। और यही चीज़ आप अपने ही खुद के काम में भी अप्लाई करके देख सकते हो। कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि बहुत मोटिवेटेड होते हैं आप करने के लिए, उसमें इन 3 चीज़ों की क्या, कितने लेवल हैं। और कोई चीज़ ऐसी, जैसे अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, क्या रीज़न है, वेलेंसी कम है कि एक्सपेक्टेंसी कम है या इंस्ट्रूमेंटैलिटी कम है, वो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करके एक बार देख सकते हो कि ये कैसे अप्लाई हो सकती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।